स्वागत है आपका। गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मेरठ के लव जिहाद में मौत के घाट उतारी गई प्रिया का अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मेरठ के खरखौदा थाने के एक जांच अधिकारी से प्रिया की बातचीत है। यह उस वक्त का ऑडियो क्लिप है जब प्रिया ने 2019 में शमशाद के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया था, और जिसके बाद फोन पर जांच अधिकारी प्रिया से कुछ अलग ही मंशा से बात करते हुए सुनाई देते हैं। हेलो, कैसे? नमस्ते सर। हाँ ठीक है। आप सुनाइए। बस आप कह रहे कि 10 बजे के बाद करना, 10 बजे के बाद, तो मैंने कर लिया आज कॉल। अच्छा अच्छा अच्छा, और सुनाइए। नहीं, ऐसा कुछ तो सुनाने के लिए नहीं है। ऐसी क्या बात थी जो मतलब आप 10 बजे के बाद ही बताएंगे? नहीं तो मैं ऑफिस में उस समय कंप्यूटर पे उस पर गया था। अच्छा। हाँ, और इस वजह से मैंने कहा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो समय मिलता है, उधर तो 9 बजे तक तो हुई बज जाते हैं। हाँ जी। फिर इधर मैस में से खाना लेना, फिर वो बैठ गया। हाँ, जब आपको फोन आ रहा था हाँ तो जी। अब मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले मैं जब जाऊं तभी मैं यहाँ आ गया। मैंने यूनिफॉर्म निकाल दी, फिर स्नान भी कर लिया मैंने वो जल्दी अभी। हाँ जी सर। हाँ, तो मैं फिर अब मैंने सोचा मैं आप कॉल कर लें। हाँ। चलो, और बताओ, कोई बात हो तो बताओ। नहीं, कोई बात नहीं, वही बात थी बस जो आपको बता रखी है सभी। हाँ चलो ठीक हो। और अब एक अगली अहम खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब वो बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की पार्टी में शिरकत करते देखे गए थे। हालांकि उसके बाद उन्होंने एहतियातन खुद को क्वारंटीन किया था और पूरे लॉकडाउन में घर से ही अपने मंत्रालय का कामकाज देख रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री का सैंपल लखनऊ के सिविल अस्पताल की टीम में लिया है, जिसकी रिपोर्ट गुरुवार रात को आई और उन्हें पॉजिटिव पाया गया। अब मंत्री के स्टाफ के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत की और बताया कि ऑफिस में जब वो बैठे थे तो उन्हें कुछ बुखार सा महसूस हुआ। ट्रूनेट मशीन से जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। घर पर ही आइसोलेट करके फिलहाल उनको दवाएं दी जा रही हैं। उनके परिवार का भी सैंपल लिया गया है, साथ ही उनके साथ जो स्टाफ काम करता है उसके भी सैंपल्स लिए जाएंगे। फिलहाल 10 दिन के लिए उन्हें आइसोलेट रहने को बोला गया है। तो ट्रूनेट मशीन से उनका टेस्ट किया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट गुरुवार को पॉजिटिव आई है। ऑफिस में ही उनको कुछ बुखार सा महसूस हुआ, जांच कराई गई। ट्रूनेट मशीन से उनका टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल उनको घर पर ही आइसोलेट करके दवाएं दी जा रही हैं। 10 दिन का आइसोलेशन डॉक्टर्स ने उनको रिकमेंड किया है फिलहाल। और इसके आगे क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है वो डिपेंड करेगा कि किस तरह उनका स्वास्थ्य जो है वो फिलहाल बना हुआ है और क्या सिम्टम्स उनको आते हैं। कानपुर अपहरण कांड में सीएम की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही बरतने पर एएसपी अपर्णा गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा सीओ गोविंद नगर मनोज गुप्ता पर भी गाज गिरी है। बर्रा थाना क्षेत्र के संजीत का 1 महीने पहले अपहरण हुआ था और इस अपहरण कांड में कुल 4 अधिकारी अभी तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। एडीजी वीपी जोगदंड को जांच फिलहाल सौंपी गई है। रुपयों के लेन देन की जांच करेंगे एडीजी जोगदंड। तो बड़ी खबर इस वक्त, कानपुर पुलिस की एक और नाकामी। बर्रा अपहरण कांड में इन अधिकारियों पर गाज गिरी है। मनोज गुप्ता सीओ है गोविंद नगर के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरा नाम अपर्णा गुप्ता, एएसपी साउथ। बर्रा अपहरण कांड में जो लापरवाही निकलकर सामने आई है उसके बाद हुई है ये कार्रवाई। तीसरा नाम रंजीत राय, तत्कालीन एसओ बर्रा इलाके के। राजेश कुमार चौकी इंचार्ज, उनको भी सस्पेंड किया गया है। इन अधिकारियों पर गाज गिरी है। एक तरह से पूरे इस अपहरण कांड में जो कानपुर पुलिस की लापरवाही सामने आई है या कह लीजिए नाकामी सामने आई है। जिस लड़के का अपहरण हुआ उसकी 4 दिन बाद ही हत्या करके उसके शव को नदी में फेंक दिया जाता है और ये पूरा ड्रामा लगभग 1 महीने तक चलता रहा। कभी फिरौती की मांग की गई, कभी 30 लाख रुपए परिवार की तरफ से अपहरणकर्ताओं को दिलाए जाने में पुलिस की भूमिका सामने आई और फिर भी इस लड़के का पता नहीं चला। ये भी पता पुलिस नहीं लगा पाई कि ये लड़का जिंदा है भी या नहीं। और अब ये कार्रवाई हुई है, 4 लोगों पर गाज गिरी है। और देखिए, कानपुर बर्रा कांड में एक और कार्रवाई सामने आई है। अपहरण मामले में दारोगा समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं।
एसएसपी ने सभी को निलंबित कर दिया है। लापरवाही के आरोप में सबको निलंबित किया है। तो बर्रा अपहरण कांड में जिस पर नाराजगी जताई है सीएम योगी ने भी, जिस तरह क्राइम रेट बढ़ रहा है उसे लेकर नाराजगी सीएम ने भी जताई है। प्रभात अवस्थी से इसका अपडेट लेते हैं। प्रभात, एसएसपी ने भी कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि 7 लोगों को निलंबित किया गया है। किस रैंक के और किस लेवल के पुलिसकर्मी हैं और किस तरह इनकी भूमिका लापरवाही में पाई गई? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बर्रा थाने में ही जो दरोगा है वो तैनात थे योगेंद्र सिंह, उनको भी अब निलंबित कर दिया गया। साथ ही साथ जो 6 सिपाही जो वहां बर्रा में तैनात थे वो भी कहीं ना कहीं उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध पाई गई। लिहाजा एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। पहले एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज के बाद अब एक दरोगा और 6 सिपाहियों पर जांच गिरी है और अब तक की बहुत बड़ी लगातार एक के बाद एक कार्रवाई जो है वो जारी है। तो फिलहाल जो अगर अभी का अपडेट किया जाए तो 6 सिपाही और एक दरोगा के ऊपर और जांच गिरी है। इन लोगों को भी निलंबित किया गया है। तो वहीं जो पुलिस है वो 100 को ढूंढने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है और जो परिजन है उसका रो रो का बुरा हाल है, लोगों का आंसू लगा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे मामले में शुरुआत से ही लापरवाही बरती गई और अब गाज गिरने का सिलसिला जारी है। शुक्रिया प्रभात जानकारी के लिए। तो कानपुर के बर्रा अपहरण कांड में आखिरकार वही हुआ जिसका परिवार को शक था। 1 महीने से अपहृत संजीत यादव की बदमाशों ने हत्या कर दी और इसका खुलासा आज पुलिस ने किया। असल में पुलिस ने अपहरण में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है और उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। किडनैपर्स ने बताया है कि 22 जून को अपहरण के बाद 27 जून को ही संजीत की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि 26 जून की रात वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते जल्दबाजी में आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव बताया जा रहा है, जबकि संजीत के दोस्तों पर ही उसके अपहरण और हत्या का आरोप है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने ही अपहरणकर्ताओं को परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती दिलवाई थी। बावजूद इसके कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सका था। अब बेटे की हत्या के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। फिलहाल हत्या के बाद शव को पांडू नदी में तलाश किया जा रहा है, क्योंकि बदमाशों ने यह दावा किया है कि हत्या के बाद इसी नदी में शव को उन्होंने फेंका था। बर्रा संजीत अपहरण कांड में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि अपहृत युवक संजीत की अपहरण के 4 से 5 दिन बाद ही जो अपहरणकर्ता है उन्होंने गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद जो शव है उसको बोरी में भरकर फतेहपुर गोही का जो ये पुल है और पांडू नदी में फेंक दिया। तो वहीं घटना के बारे में जानकारी दी गई है कि 22 तारीख को जब अपहरण किया जाता है उसके बाद अपहरणकर्ता उसको एक किराए के मकान में रखते हैं और जब जो संजीत है वो अपहरणकर्ता को पहचान जाता है तो जो उनका आइडेंटिटी है वो ना ओपन हो जाए, इस लिहाज से वो हत्या कर देते हैं और इसी जो नदी है इसमें शव को फेंक जाते हैं। आज लगभग 25 दिन बाद ये जानकारी जो है वो पुलिस को पता चली है, क्योंकि जो अपहरणकर्ता है वो जब पकड़े गए उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी है। लिहाजा अब जो शव है, संजीत का शव है, उसको ढूंढने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। लगातार जो स्टीमर और बोट्स हैं वो पांडू नदी में यहाँ से लेकर हमीरपुर और आगे कई किलोमीटर दूर तक सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि जो शव फेंका गया था उसको बरामद कर लिया जाए। तो वहीं जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि जीते जी तो वो अपने बेटे को नहीं देख पाए हैं, तो कम से कम मरने के बाद एक बार वो उसकी शक्ल जरूर देख लें। लिहाजा घर में मातम पसरा हुआ है। पुलिस जो है वो लगातार शव की तलाश में जुटी हुई है। वीडियो से संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। उधर संजीत के जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। विकास दुबे मामले पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर ये कि गौतम बुद्ध नगर में भी विकास की संपत्ति की जांच हुई। एसआईटी ने तीनों प्राधिकरण से ब्यौरा मांगा है। 56 नामों की लिस्ट भेजी गई है। 18 में विकास के परिवार का नाम है। ब्यौरे में केस के आरोपियों के 38 नाम शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण को पत्र भेजा गया है और उसमें पूछा गया है कि इन लोगों की कोई संपत्ति का किसी ने ठेका तो नहीं ले रखा। तो गौतम बुद्ध नगर में भी तलाश की जा रही है विकास और उसके परिवार और साथ ही इस केस से जुड़े हुए जितने आरोपी हैं। कुल मिलाकर 38 नामों की लिस्ट सौंपी गई है यमुना अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी को कि क्या उनकी कोई संपत्ति यहाँ पर है, कोई और उसकी देखरेख कर रहा है, किसी और ने तो ठेका नहीं ले रखा। और अब आपको गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं जो उन्होंने एबीपी गंगा को दिया है। सुनिए विकास के बारे में उन्होंने क्या बड़ा खुलासा किया है।
हमारे साथ विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे हैं। उनसे बात करेंगे विकास दुबे के बारे में और उस बिकरू कांड के बारे में जिसने उत्तर प्रदेश को दहलाया और कानपुर को सुर्खियों में लाया। ऋचा जी, विकास दुबे के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद जो भी पुलिस ने कार्रवाइयाँ की, घर गिरा दिया, फॉर्च्यूनर आपकी तोड़ दी गई, उसको देख करके आप लगता है कि क्या आगे सरकार से क्या चाहती हैं? जो न्यायपालिका जो भी निर्णय लेगी मैं उसके साथ हूँ और जो जैसा मतलब न्याय मेरे लिए करेगी मैं उसके साथ हूँ। बस मुझको सरकार से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि इस कृत्य में मैं और मेरे बच्चे नहीं थे, इसलिए हम लोगों को क्षमा किया जाए। मैं हर उस इंसान से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि जिस मेरे पति के कारण जिसका घर बर्बाद हुआ, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे मेरे गांव वाले हों, किसी भी हों, सबसे मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि हम लोगों को माफ़ किया जाए। हम लोग इस कृत्य में नहीं थे। आप विकास दुबे की बतौर पत्नी, आप विकास दुबे की कुछ ऐसी तमाम बातें हैं कि विकास दुबे गांव में गुंडई करते थे, लोगों के साथ मारपीट करते थे, गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, तो आप कितना जानती हैं? क्या ऐसे थे? मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानती हूँ। मैं जितना जानती हूँ वही आपके सामने रखूँगी कि वो मेरा गांव में इतना ज़्यादा रहना ही नहीं कभी हुआ। मैं अपनी लाइफ के सिर्फ 3 ईयर मैंने विकास के गांव में दिए, बाकी मैं शहर में मुझको जो भी पता चलता था वो मीडिया और पुलिस वालों के द्वारा ही पता चलता। आपने विकास दुबे के साथ इतनी जब बिकरू कांड हुआ उस रात क्या हुआ, आपको कैसे सूचना मिली, विकास ने क्या कहा, फिर आपके आगे की, क्योंकि 7 दिन बाद आप फिर कैसे वो 7 दिन रहे? मुझे विकास ने ही रात 2 बजे कॉल किया था। उन्होंने बताया कि मेरा गांव में झगड़ा हो गया है और इस तरीके से तुम बच्चे लेके घर से निकल जाओ। जैसे मुझको पता चला मैं अपने बच्चों को लेके बस यूं ही रास्ते में निकल गई। विकास दुबे प्रकरण के बाद यूपी पुलिस का शिकंजा, आगरा पुलिस भी गैंगस्टर की जब्त करेगी संपत्ति। ये एक अहम खबर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। 10 गैंगस्टर्स की संपत्ति की लिस्ट डीएम को भेजी गई है। बेनामी संपत्ति पर पुलिस की नजर जो है वो अब टेढ़ी हो गई है। 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर रही है पुलिस। तो आगरा पुलिस भी अब गैंगस्टर्स की संपत्ति जब्त करने पर कार्रवाई कर रही है। विकास दुबे प्रकरण के बाद यूपी पुलिस का जो शिकंजा है वो गैंगस्टर्स पर देखिए किस अंदाज में कसता जा रहा है। नितिन से ये अपडेट लेते हैं। नितिन, बताया जा रहा है करीबन 12 करोड़ की ये संपत्ति हो सकती है, तो ये किस फॉर्म में है? जमीनें हैं, मकान है, और कितनी वो लिस्ट है उसके बारे में पता चल पाया है क्या? ये 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 10 ऐसे गैंगस्टर हैं, ऐसे अपराधी हैं, ऐसे भूमाफिया हैं जिन्होंने गलत तरीके से काम करके गलत घटनाओं को अंजाम देकर ये पूरी तरीके से संपत्ति खरीदी है। और अब विकास दुबे प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन सभी जो अपराधी हैं उनकी धारा 14(7) के तहत इन सभी की संपत्ति जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया है। और जिलाधिकारी का विशेषाधिकार होता है कि अगर जो कोई अपराधी जिस पर गैंगस्टर लगाया है तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। तो सबसे जो प्रमुख नाम है वो रवि बंसल का है, जो केदारनगर जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और करीब 5 करोड़ की उसने संपत्ति गलत तरीके से नियमों को दरकिनार करके और गुंडागर्दी और आपराधिक कृत्यों को करके उसने ये संपत्ति को अर्जित किया है। इसी तरह से 10 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है, तो आगरा पुलिस ने जिलाधिकारी को सौंपी है। और अब जल्द ही उम्मीद है कि ऐसे लोगों पर एक जबरदस्त क्रैकडाउन आगरा प्रशासन का होगा। तुर्की की कार्रवाई से लेकर तमाम चीजें जल्द ही इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। तो कुल मिलाकर 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और 10 गैंगस्टर्स की वो लिस्ट है जिन पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। शुक्रिया नितिन उपाध्याय अपडेट के लिए। और अब एक बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही है। आजम खान सीतापुर जेल के लिए रवाना हो गए हैं। कोर्ट में सरेंडर के बाद आजम खान को जेल भेजा गया है। 6 और 24 अगस्त कोर्ट ने अब अगली तारीख तय की है। बड़ी खबर इस वक्त मुरादाबाद से। आजम खान रवाना हो चुके हैं सीतापुर जेल के लिए। कोर्ट में सरेंडर के बाद आजम खान को अब जेल भेजा गया है। और अब सुनवाई कब होगी भी जान लीजिए। 6 और 24 अगस्त कोर्ट ने अब ये तारीखें तय कर दी हैं। तो सरेंडर होने के बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा है। सीतापुर के लिए वो रवाना हो चुके हैं इस वक्त। बड़ी खबर, आजम खान सीतापुर जेल के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने सरेंडर किया और उसके बाद कोर्ट ने उनको जेल भेजा है। 6 और 24 अगस्त पूरे मामले की अब अगली सुनवाई इन 2 तारीखों को होगी। ये तारीख मुकर्रर की गई है। और देखिए रवाना हो रहे हैं आजम खान, हम दिखा रहे हैं पिछली सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस उनको लेकर जा रही है।
और अब बात रामलला विराजमान की। राम सिया राम जय जय राम मंदिर के लिए प्रस्तावित भूमि पूजन के 5 अगस्त के कार्यक्रम को रोकने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। ये अर्जी पत्रकार साकेत गोखले की तरफ से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी गई है और इस लेटर में कोरोना और अनलॉक 2 की गाइडलाइंस के उल्लंघन की बात कही गई है, जिसको लेकर भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई। आपको बता दें कि 5 अगस्त को भूमि पूजने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य भी इसको अशुभ बता चुके हैं। तो अहम खबर, एक तरफ 5 अगस्त को शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है पत्रकार साकेत गोखले द्वारा और हवाला दिया गया है कोरोना काल और अनलॉकिंग 2 का कि इस आयोजन से उनकी गाइडलाइंस का उल्लंघन हो सकता है। और इस मसले पर विनय कटियार ने खास बातचीत की है एबीपी गंगा से। 5 अगस्त को वो दिन होगा जिसका लंबे समय से सभी राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। वो घड़ी आ चुकी, लेकिन वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। हमारे साथ में इस समय राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार जी मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर। विनय जी, अहम भूमिका रही आपकी इस पूरे आंदोलन में, अब वो घड़ी आ चुकी है, लेकिन फिर भी विवाद चल रहे हैं। अब मुहूर्त को लेकर विवाद आ गया है। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कोई समय ऐसा नहीं गया है जब उन्होंने विरोध न किया हो। हमेशा उन्होंने विरोध किया है, कभी साथ नहीं दिया है। और मैं समझता हूँ अगर वो इस मुहूर्त का समर्थन करते, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वो अयोध्या रहते तो बहुत अच्छा होता। चाहे सपा से मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे कांग्रेस से राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी, सभी इच्छा जता रहे हैं वहां पर जाने की। क्या लगता है भूमि पूजन में इन लोग को भी वहां पर होना चाहिए? नहीं, देखेंगे क्यों होना चाहिए, सब विरोध करते रहे। मंदिर जब बनना शुरू हो तब आकर के देख के जाए, हम स्वागत करेंगे, सबका आना चाहिए। अच्छा, इसी तरह कांग्रेस विधायक ये कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण में राहुल गांधी की अहम भूमिका भी हो सकती है। आपको क्या लगता है? उनकी क्या भूमिका हो सकती है? जनता की भूमिका है मंदिर निर्माण में, उनकी भूमिका क्या रहने वाली है? जो चीन से पैसा ले करके अपने ट्रस्ट में डाला हो, चीन से खरीद गया हो, वो पार्टी वो क्या कर सकती है? एक थोड़े से पैसे के लालच में बिक गया, कांग्रेस पूरी बिक गई, तो इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इसलिए उनका कोई चरित्र है क्या? कुछ नहीं। मंदिर निर्माण हो रहा है, विश्व भर के राम भक्तों को आज आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विश्व भर के राम भक्तों को हमारा एक ही संदेश है कि ये बड़ा भारी काम हुआ है। 3.5 लाख लोग बलिदान हुए हैं इस स्थान को मुक्त कराने के लिए। 1-2 नहीं हुए, 3.5 लाख लोग बलिदान हुए। तो राम मंदिर निर्माण में देश के कई विद्वान मौजूद रहेंगे। बात अगर विद्वानों की और की जा रही है और काशी का नाम इसमें शामिल ना हो, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। काशी के 5 विभूतियों को राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में विराजने का दशकों पुराना इंतजार अब खत्म होने की दहलीज पर है। प्रभु राम के मंदिर में विराजमान होने की खुशी पूरे देश में बिखरी हुई है। साधु संतों से लेकर आम जनों के दिल भी विभोर है। जहां भगवान राम के मंदिर निर्माण से पूर्व की तैयारियों में अयोध्या की सरगर्मी बढ़ी हुई है, तो वहीं वाराणसी के बटुक भी श्री राम के आगमन की तैयारियां कर रहे हैं।
लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि ये बहुत पुराना कार्य जो होना था वो आज हो रहा है और हम लोग बहुत ही उत्साह से राम नाम के दीपक जला रहे हैं और हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी कार्य हो। 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने पहुंचेंगे, जिसके लिए देश भर के मठ मंदिरों और शक्तिपीठों से विद्वान बुलाए जा रहे हैं। इनमें वाराणसी की काशी विद्वत परिषद के 3 विद्वान भी शामिल होंगे। जो भगवान श्री राम का भूमि पूजन होना है उसमें ये कहा गया है कि 3 विशिष्ट विद्वानों को वहाँ उपस्थिति, उनके सानिध्य में और उनकी उपस्थिति में ये सारी व्यवस्थाएं पूजन की जाएं। तो काशी विद्वत परिषद एक अद्भुत और प्राचीन संस्था है। इस संस्था का सबसे बड़ा जो कार्य है, जो शंकराचार्यों के निर्माण की भूमिका होती है, कोई भी जगत गुरु शंकराचार्य जब बनता है तो काशी विद्वत परिषद का उसको वहाँ समर्थन प्राप्त होना आवश्यक होता है। काशी के सतुआ बाबा आश्रम के महंत की भूमिका भी राम मंदिर आंदोलन में अहम रही है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। राम जन्मभूमि का इतना बड़ा मुद्दा बनाते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने उस मुद्दा को सबके बीच में लाके और सबने स्वीकार करके आज 5 अगस्त को राम जन्मभूमि की शिला पूजन होगा। हमें लगता है कि इससे बड़ी दीपावली हमारे विश्व में कभी नहीं आई होगी। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टी वासुदेवानंद जी के शिष्य स्वामी जितेंद्रानंद भी शिरकत करेंगे। नवंबर दिसंबर 2018 पूरे देश में लाखों की संख्या की रैलियां हुई और अंततोगत्वा ये जो परिणाम आज आप देख रहे हैं कि सुमंगल शुभ घड़ी शुभ दिन जो आया है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका परिवार श्रद्धेय मोहन राव भागवत जी अथवा वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के सभी कर्ता धर्ता दिनेश जी, चंपत राय जी और उसके साथ कदम ताल करते हुए पूरे देश का संत समाज अखिल भारतीय संत समिति के रूप में भगवान श्री राम के धाम अयोध्या में काशी के विद्वानों की देखरेख में आधारशिला स्थापित की जाएगी। भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण का उत्साह पूरे उन्माद पर होगा और सभी को मंदिर निर्माण पूरा होने का इंतजार रहेगा। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। राम